नमस्कार दोस्तों, मेरी नई कहानी में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इमोशनल कहानी, विधवा माँ का बंटवारा। आइए कहानी शुरू करते हैं। कृशकाय शरीर, सिर पर सफ़ेद और बेतरतीब बाल, झुकी हुई कमर, मैली कुचैली फटी हुई साड़ी पहने लगभग 70-75 वर्षों की एक वृद्धा एक साधारण से दिखने वाले घर के बाहर दरवाजे पर बने सीढ़ियों के नीचे शांत भाव से बैठी हुई रहती थी। उसके सामने पुरानी सी थोड़ी पिचकी हुई एल्युमिनियम की एक थाली और लोटा रखा हुआ रहता था। उसके बगल में एक छोटी सी बांस की छड़ी भी रखी हुई रहती थी, जिसके सहारे शायद वह वृद्धा चलती फिरती होगी। मेरे घर से विद्यालय जाने के रास्ते में ही यह घर पड़ता था, अतः प्रतिदिन विद्यालय जाते समय उस वृद्ध महिला को कभी उस दरवाजे पर तो कभी ठीक उसके बगल वाले दरवाजे के पास बैठी हुई देखता था। उसके हाव भाव, रंग रूप तथा दरवाजे के बाहर बैठने के कारण मेरे बाल मन में एक ही ख्याल उभरता था कि यह एक भीख मांगने वाली गरीब महिला है। लेकिन एक बात जो मेरे समझ के बाहर थी वह यह कि प्रतिदिन इन्हीं दो दरवाज़ों के पास यह क्यों बैठती है, जबकि अन्य भिखारी तो पूरे गांव में घूम घूम कर घर घर से भीख मांगा करते हैं। कभी कभी देखता था कि घर के अंदर से एक महिला निकलती थी और इस बुढ़िया के सामने रखे थाल में भात, दाल और कभी कभी सब्जी भी डाल दिया करती थी। उसके बाद बड़ी मुश्किल से एक हाथ में भात वाली थाल और दूसरे हाथ से किसी तरह लोटा और छड़ी को लेकर वह बुढ़िया धीरे धीरे छड़ी के सहारे चलती हुई उस घर के बगल में बने एक छोटे से कमरे में चली जाती थी। काफ़ी सोचने विचारने के बाद भी जब मेरे बाल मन में इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, तो एक दिन मैं अपनी माँ से यह प्रश्न पूछ लिया, माँ, एक भिखारिन को करीमन और रहीमन के घर के सामने बैठे हुए प्रतिदिन देखता हूँ, आखिर और कहीं क्यों नहीं मांगती है वह? माँ लगभग छिड़कते हुए बोली कि वह भिखारी नहीं है, वह उस गृह स्वामी की माँ है। तत्क्षण में मैंने दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि यदि वह उनकी माँ है तो दरवाजे के बाहर घंटों थाली और कटोरा लेकर क्यों बैठती है? तब माँ जो कहानी सुनाई वह कुछ इस प्रकार थी। बुधन साव एक खाते पीते लगभग 12 बीघा जोत वाले साधारण किसान थे। उनके दो बेटे करीमन और रहीमन थे। नहरी क्षेत्र होने के कारण फसल अच्छी हो जाती थी, जिससे बुधन साव का परिवार खुशहाल था। उस समय आधुनिक सुख सुविधाएं भी नहीं थी, जिसके कारण एक ग्रामीण परिवार की आवश्यकताएं भी बहुत सीमित थी। जिस परिवार में 2 वक्त का खाना ठीक से मिल जाता था उसे खाता पीता परिवार समझा जाता था। करीमन और रहीमन दोनों भाई हंसते खेलते बड़े हो रहे थे। सामान्य परिवारों में पढ़ाई के प्रति कोई खास आकर्षण नहीं होता था, फिर भी छोटा बेटा रहीमन प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही प्राप्त किया था। करीमन बड़ा बेटा होने की वजह से पिता के साथ कृषि कार्यों में हाथ बटाने लगा था, जिससे वह प्रारंभिक शिक्षा से भी वंचित रह गया था। आगे चलकर दोनों भाइयों की शादी कर दी गई। दोनों भाइयों का वंश वृद्धि भी होने लगा। करीमन के एक लड़का और 2 लड़कियां थीं, जबकि रहीमन के 2 लड़के और 3 लड़कियां थीं। दोनों भाइयों के वंशवेल जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, परिवार में मनमुटाव होना भी प्रारंभ हो गया था। बुधन साव के रहते हुए तो किसी तरह परिवार में समन्वय बरकरार रहा, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात टकराव इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों को बंटवारा करने का निर्णय लेना पड़ा। आपसी सहूलियत से ही दोनों भाइयों के बीच घर और ज़मीन का बंटवारा आधा आधा कर दिया गया। दोनों का परिवार अलग अलग अपने अपने घर में खुश रहने लगा। बड़े भाई करीमन पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कृषि कार्य को ही अपना जीविकोपार्जन का साधन बना लिया। छोटा भाई रहीमन थोड़ा पढ़ा लिखा भी था और अपने पिता के रहते कृषि कार्य से अलग रहने के कारण उनका मन कृषि संबंधित कार्यों में नहीं लगता था। अतः उन्होंने अपने हिस्से की ज़मीन को पट्टे पर दे दिया और घर के बाहर ही एक छोटी सी दुकान खोल लिया, जिसमें ग्रामीण उपयोग की वस्तुएं रखने लगे। पट्टे से मिले चावल और गेहूं तथा दुकान की आमदनी से इनका परिवार भी ठीक ठाक चल रहा था।
कुछ सूदखोरी का कार्य भी करने लगे थे। उससे भी कुछ आमदनी हो जाया करती थी। दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा तो सहमति के साथ हो गया था, लेकिन विधवा माँ को लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। अब माँ का बंटवारा कैसे किया जाए, इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। दोनों में से कोई भी अपने साथ माँ को रखने के लिए तैयार नहीं था। काफ़ी सोच विचार कर दोनों भाइयों ने एक फैसला लिया, जिससे उनके समस्या का समाधान तो हो गया, लेकिन माँ की ममता तार तार हो गई। जिसने भी सुना उसने भी दोनों भाइयों को हिकारत भरी नज़रों से ही देखा। घर से सटे पिछवाड़े में एक छोटा सा कमरा बना दिया गया, जिसमें एक छोटी सी खाट, पुराने धोती साड़ी को सिलकर बनाया हुआ बिछावन तथा कुछ सामान्य प्रयोग के बर्तन देकर वृद्धा माँ को रहने के लिए दे दिया गया। माँ भी बेचारी क्या करती। पति बुधन साव के जीवित रहते घर में माँ की ही तूती बोलती थी। माँ भी अपने बच्चों पर जान छिड़कती थी, लेकिन वक्त का तगाजा देखिए। जिस माँ ने 9 महीने अपने कोख में रखा, स्वयं गीले कपड़ों पर सोई, लेकिन बच्चों को सूखे पर सुलाया, स्वयं की नींद हराम करके बच्चों को चैन की नींद सुलाया, जिसके हर सुख सुविधा का ख्याल रखा, आज वही बच्चे बड़े होने के बाद अपने स्वयं के बच्चों के कारण जन्म देने वाली माँ को साथ रखने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। सारी बातों को नज़रअंदाज करके उस एकांत में बने कमरे में रहने के लिए सहर्ष तैयार है। अब समस्या थी कि माँ के खाने की व्यवस्था कैसे की जाए। आखिर इसका भी हल उन लोगों ने निकाल ही लिया। माँ के खाने का समाधान के रूप में दोनों भाइयों ने एक एक महीने का पारी बांध लिया। एक महीने करीमन के घर से तो दूसरे महीने रहीमन के घर से क्रमशः खाना मिलता था। जब माँ की उम्र बढ़ने लगी तो दोनों भाइयों ने 15-15 दिन, फिर 7-7 दिन और अंत में माँ की मृत्यु निकट समझकर एक एक दिन का पारी बांध लिया, ताकि ऐसा नहीं हो कि एक भाई की खिलाने की पारी पूरी होने के बाद बूढ़ी माँ की मृत्यु हो जाए और दूसरे भाई अपनी पारी में खिलाने से वंचित रह जाएं। चूँकि माँ की आंखें थोड़ी भेंगी थी, जिसके कारण दोनों भाइयों की पत्नियां और बहुएं उसे डाइन समझने लगी थी तथा इस वृद्धा की बुरी नज़र का प्रकोप उनके बच्चों पर नहीं पड़े, इस कारण घर के अंदर इसका प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। यही कारण था कि बेचारी बूढ़ी माँ अपनी उपेक्षा को मन के अंदर समेटे हुए पेट की आग को शांत करने के ख्याल से अपने ही गर्भ से जन्मे बेटों के दरवाजे के बाहर भिखारिन की तरह घंटों थाली और लोटा रखकर इस इंतजार में बैठी रहती थी कि कब खाना मिले और अपने कमरे में ले जाकर भूख की ज्वाला को शांत कर सके। माँ द्वारा सुनाई गई इस सच्ची कहानी को सुनकर मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि बचपन में जिस माँ की आंचल की शीतल छाया में स्वर्ग का एहसास होता है, माँ की हाथों की थपकियों में एक अजीब सा सुकून होता है, माँ की लोरियाँ सुने बिना नींद नहीं आती थी, आज वही संतान अपनी सगी माँ को साथ रखने के लिए भी तैयार नहीं है। जिस माँ ने अपनी कोख से जन्म देकर दोनों भाइयों को पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसके ही घर के अंदर आने से उसके बच्चों को नज़र लग जाएगी, ये कैसी विडंबना है। इस तरह एक दिन वह समय भी आ गया जब अपने परिवार के अपमानों को सहती एक अभागिन मजबूर माँ मृतलोक को छोड़कर परलोक सिधर गई। उसके मृत शरीर को उस छोटे से कमरे से बाहर निकालकर अर्थी पर रख दिया गया, ताकि उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया जा सके। लेकिन एक विचित्र विडंबना देखिए कि जो माँ जीवित रहते 2 जून की रोटी के लिए अपने ही बेटों के दरवाजे के बाहर घंटों बैठी रहती थी, उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ही बेटे उस छोटे से कमरे को कुदाल से खोद डालते हैं, ताकि छुपाए गए खजाने को दोनों भाइयों में बांटा जा सके। ज्ञातव्य है कि उस जमाने में चांदी के विक्टोरिया सिक्कों का प्रचलन समाप्त हो गया था, लेकिन पुराने बचाए गए सिक्कों को जमीन में या मिट्टी के दीवालों में दबाकर रखा जाता था, जिसे आपातकाल में बेचकर उपयोग में लाया जा सके। लेकिन उस माँ के घर भला क्या मिलता।
जो अपनी सारी पूंजी अपने नालायक संतानों को पालने में लगा दी थी। अंततः खजाने नहीं मिलने का मलाल दिल में लिए हुए अर्थी उठी और शमशान घाट में ले जाकर पंचतत्व में विलीन कर दी गई। शमशान घाट में भी एक स्थापित परंपरा के अनुसार अग्नि प्रज्वलित करने का अधिकार डोम को रहता है। प्रथा के अनुसार वही शमशान घाट का राजा होता है। इस अग्नि प्रज्वलित करने के बदले वह काफ़ी मोलभाव करता है, लेकिन यहाँ भी कथित डोम की मांग पूर्ति करने के बजाय अग्नि प्रज्वलित करने का अधिकार भी उससे छीन लिया गया तथा यह कार्य भी स्वयं ही संपन्न किया गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।